हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अगस्त 2022 का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकता है, जो आपके 68th बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसके लिए हम करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक का वीडियो डिस्कस कर दिया है। आप जाके उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स 68 बीपीएससी करंट अफेयर्स में आपको सारा करंट अफेयर्स का वीडियो मिल जाएगा। जरूर देखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स से अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिहार का भी करंट अफेयर्स रहता है, नेशनल, इंटरनेशनल सब रहता है, तो सब आपको उसमें मिल जाएगा। ऑल राइट, स्टार्ट करते दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, फेमिना मिस इंडिया 2022 के खिताब की विजेता किसे घोषित किया गया? जो फेमिना मिस इंडिया 2022 का जो प्रतियोगिता हुआ था, उसका विजेता किसको घोषित किया गया? तो था सिनी सेठी। याद रखिएगा, सिनी सेठी को फेमिना मिस इंडिया 2022 का विजेता घोषित किया गया। यह आयोजन 3 जुलाई 22 को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ। राजस्थान की रूबल शेखावत को फेमिना मिस इंडिया 2022 की पहली रनर अप का ताज पहनाया गया। और उत्तर प्रदेश की सिनाता चौहान को फेमिना मिस इंडिया 2022 की दूसरी रनर अप का ताज पहनाया गया। तो सिनी सेठी याद रखिएगा, फेमिना मिस इंडिया 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जुलाई 22 में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नॉर्थ जोनल काउंसिल की जो 30वीं बैठक की अध्यक्षता किस शहर में की? नॉर्थ जोनल काउंसिल की जो 30वीं बैठक थी, किस शहर में की? तो जयपुर में। याद रखिएगा, जयपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 जुलाई 22 को जयपुर राजस्थान में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नॉर्थ जोनल काउंसिल की 30वीं बैठक की अध्यक्षता की। ऑल राइट, एनजेडसी के राजस्थान, इसमें राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और चंडीगढ़ शामिल हैं। बैठक में आंतरिक सुरक्षा और साझा हितों के मुद्दे पर चर्चा की गई। बैठक 25 साल बाद जयपुर में हुआ है, तो याद रखिएगा, जयपुर हुआ 25 ईयर्स बाद। जुलाई 2022 में यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है ने वयस्कों को मॉन्की पॉक्स, लास्ट ईयर आपको पता होगा मॉन्की पॉक्स बहुत ज़्यादा मतलब चर्चा में रहा था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि वायरस से बचने के लिए मॉन्की पॉक्स का वह कौन सा वैक्सीन था को अनुमोदित किया, क्योंकि वैश्विक स्तर पर इसके मामले बढ़ रहे थे। मॉन्की पॉक्स का जो मामला बहुत ज़्यादा वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा था, तो उसके लिए जो वैक्सीन आया था, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने किसको मतलब लॉन्च किया था या अनुमोदित किया था? ये था इम्बानेक्स। याद रखिएगा, इम्बानेक्स। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने वयस्कों को मॉन्की पॉक्स के वायरस से बचने के लिए मॉन्की पॉक्स की वैक्सीन इम्बानेक्स को अनुमोदित किया, क्योंकि वैश्विक स्तर पर इनके मामले बढ़ रहे हैं। बेवेरियन नॉर्डिक मूल की वैक्सीन, जिसका वर्तमान में चेचक से बचने के लिए उपयोग किया जाता है, को कमिटी फॉर मेडिसिन प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन की सिफारिश के आधार पर यूरो मंजूरी मिली, जो मॉन्की पॉक्स वायरस की सुरक्षा करती है। तो इमॉनवैक्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2022 में कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कुवैत एक गल्फ कंट्री है दोस्तों, जिसकी राजधानी कुवैत सिटी है। इसका तो किसको बनाया गया? तो देखिए, ये है आपका अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा। कुवैत की पूर्व सरकार के इस्तीफा देने के 3 महीने बाद अहमद अहमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल जैवर ने 19 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हुए एक एमरी डिक्री जारी की थी। पूर्व प्रधानमंत्री शेख सबा अल खालिद ने अप्रैल 2022 में पद इस्तीफा दिया था। तो याद रखिएगा, अहमद अल सबा। एक क्वेश्चन आपका राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, जो कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में कहीं पर अगर कोई तबादला होता है या कोई नया निर्वाचित होते तो उनका जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट, किस देश के साथ रिन्यू पावर ने जुलाई 2022 में एक हरित हाइड्रोजन निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किस देश के साथ रिन्यू पावर जो है उसने एक हरित हाइड्रोजन निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो मिस्र के साथ। याद रखिएगा, मिस्र के साथ। मिस्र दोस्तों हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। मिस्र के साथ भारत 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। और हाल ही में जो गणतंत्र दिवस हुआ था, रिपब्लिक डे पर, मिस्र के जो राष्ट्रपति थे अब्दुल फतेह अल सीसी, ये भी आए हुए थे। और मिस्र के साथ भारतीय एक सेना ने इन्होंने साइक्लोन अभ्यास किया है, साइक्लोन युद्ध अभ्यास किया है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। मिस्र इस बार बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो मिस्र के साथ। और हाल ही में COP27 का आयोजन भी मिस्र के शहर शर्म एल शेख में किया गया। तो मिस्र आपके एग्जाम में के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मिस्र से आपसे रहेगा ही। रिन्यू पावर ने मिस्र में सुएज नहर आर्थिक क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए मिस्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापन के अनुसार रिन्यू सालाना 20,000 टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने की क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित करेगी। इस सुविधा में कुल $8 अरब तक का निवेश होगा। रिन्यू पावर गुड़गांव, हरियाणा में स्थित एक नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है। रिन्यू पावर गुड़गांव में एक कह सकते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी एक कंपनी है।
नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में किस कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करने की घोषणा की है? स्टार्टअप स्कूल इंडिया, अच्छा क्वेश्चन है, तो गूगल ने इसको स्टार्ट किया है। 6 जुलाई 22 को गूगल ने गूगल फॉर स्टार्टअप पहल के हिस्से के रूप में स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य संचित ज्ञान को एक संरक्षित पाठ्यक्रम में व्यवस्थित करना है ताकि छोटे शहरों में स्टार्टअप को विभिन्न चुनौतियों के सामना करने में सक्षम बनाया जा सके। यह 9 सप्ताह की आभासी प्रोग्राम होगा और इसमें स्टार्टअप परितंत्र के गूगल प्रमुख और सहयोगियों के बीच चैट भी शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 22 में लॉन्च हुई पुस्तक द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर के लेखक कौन है? द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर के लेखक कौन है? तो धृति शाह, याद रखिए धृति शाह इसकी लेखक है, द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर। धृति शाह द्वारा लिखित द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर नामक पुस्तक जुलाई 22 में लॉन्च की गई थी। इसे सिंगापुर, भारत और अमेरिका के उद्यमों की उपस्थिति में वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया गया था। पुस्तक में उन उद्यमों के साक्षात्कार है जिन्होंने चुनौतियों का सामना किया है, लचीला बने रहे और अपने स्टार्टअप को सफलतापूर्वक बढ़ाया। बड़ा ही सुंदर लाइन है दोस्तों। देखिए इस जो पुस्तक में उन सारे एंटरप्रेन्योर का जो एक प्रकार से कह सकते हैं इंटरव्यू है, जिन्होंने कई सारा, ऑब्वियसली बात है, कोई भी स्टार्टअप शुरू करता है, कोई भी क्या स्टार्टअप हो, कोई काम हो, आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को भी डेली कोई ना कोई दोस्तों चैलेंजेस तो आता ही है, लेकिन उन सब का सामना करते हुए फ्लेक्सिबल रहते हुए अपने आप को टफ नहीं बनाना है, हार्ड नहीं बनाना है। मतलब ये नहीं कि ये हमारा बॉर्डर लाइन है या ये हमारा लक्ष्मण रेखा है, हम लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेंगे। दोस्तों जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, वो सतयुग था, वहाँ पर ऑब्वियसली बात है वहाँ था, लेकिन आप जो है ऐसा कोई ऐसा कहते हैं ना डिटरमाइंड लाइन कोई बना दिए हैं, हम इसके बाहर नहीं जा सकते हैं, आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बदल रही है, बदलते परिदृश्य के साथ आपको बदलना पड़ेगा। तो देखिए उन्होंने भी चुनौतियों का सामना किया, जिन सभी एंटरप्रेन्योर ने चुनौतियों का सामना किया और लचीला बने रहे और अपने स्टार्टअप को सफलतापूर्वक बढ़ाया, उनका इसमें इन्होंने पूरा इंटरव्यू लिया है। घृति C2C ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट लिमिटेड में एसोसिएट डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट है, 4 जुलाई 2022 को पूर्वी समुद्री तट पर भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का नाम क्या है? पहले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर मतलब लाइट हेलीकॉप्टर के बारे में पूछा है, तो एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS 324 कैस्ट्रेल। INS 324 कैस्ट्रेल, जरूर ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको मिसाइल वगैरह से, कोई हेलीकॉप्टर लॉन्च हुआ है, कोई विमान वाहक पोत लॉन्च होता है, ओके, इस सब से क्वेश्चन रहता है दोस्तों। तो INS 324 कैस्ट्रेल। भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन 324 को 4 जुलाई 22 को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना ने शामिल किया था। ऑलराइट, यह यूनिट देश में स्वदेश डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के 3rd हेलीकॉप्टर का संचालन करने वाली पूर्वी समुद्री तट पर पहली नौसेना स्क्वाड्रन है। INS 324 स्क्वाड्रन को एक पक्षी प्रजाति जिसमें अच्छी संवेदी क्षमताएं के नाम पर कैस्ट्रल्स नाम दिया गया है। मतलब पक्षी का एक प्रजाति है कैस्ट्रल्स, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट, किस देश के शोधकर्ताओं ने एक नई सामग्री की खोज की है जो अवरक्त इंफ्रारेड प्रकाश को नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम है? देखिए किस देश के शोधकर्ताओं ने, मतलब कहाँ के रिसर्चर ने एक नई सामग्री, मतलब एक नया आप कह सकते हैं मटेरियल का खोज किया है जो अनअवरक्त मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन जो है उसको प्रकाश की नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी में उसको परिवर्तित कर सकता है। तो ये काम भारत के साइंटिस्ट ने किया, भारत के रिसर्चर ने किया है, तो भारत। बेंगलुरु के जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिस्ट रिसर्च के शोधकर्ताओं ने एक नई सामग्री की खोज की जो इंफ्रारेड रेडिएशन को नवीकरणीय ऊर्जा में बदलने में सक्षम है। इस नई सामग्री को एकल क्रिस्टलीय स्कैंडियम कहा जाता है। स्कैंडियम अवरक्त प्रकाश का उत्सर्जन पता लगाने और मॉड्यूल करने में सक्षम है, जिससे और सौर और तापीय ऊर्जा संचयन के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत भर में, देखिए कंप्लीट इंडिया में एकीकृत इंटीग्रेटेड खाद्य पार्क मतलब इंटीग्रेटेड फूड पार्क की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए $2 अरब का निवेश करने की घोषणा की है। इंटीग्रेटेड फूड पार्क की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए $2 अरब का निवेश करने की घोषणा की है। तो ये हाल ही में आपने सुना होगा, UAE संयुक्त अरब अमीरात ने है इसकी घोषणा की थी। UAE पूरे भारत में इंटीग्रेटेड फूड पार्क की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए $2 अरब का निवेश करेगा। इस निर्णय की घोषणा 14 जुलाई 22 को आयोजित I2U2 भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त UAE समूह के पहले आभासी शिखर सम्मेलन में की गई थी। UAE के निवेश से फसल की पैदावार को अधिकतम करने में मदद मिलेगी और बदलने में दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में खाद्य असुरक्षा से निपटने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन जुलाई 22 में गूगल की मूल कंपनी अल्फ़ाबेट इंक के बोर्ड में शामिल हुआ है? देखिए, गूगल की मूल कंपनी जो है अल्फ़ाबेट, उसके इंक बोर्ड में शामिल हुआ है। कौन सा कंपनी है? तो मार्टी सावेज। कौन जुलाई 2022 में गूगल, जो मार्टी सावेज है, गूगल की जो मूल कंपनी अल्फ़ाबेट है, उसके एक इंक में शामिल हुए, इंक बोर्ड में। तो मार्टी सावेज गूगल की मूल कंपनी अल्फ़ाबेट इंक के बोर्ड में शामिल हो रहे हैं। स्विफ्ट स्टेट पार्टनर्स के वाइस चेयरमैन और पार्टनर सावेज ने एक निवेशक और सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूटिव के रूप में काम किया है, लेकिन वे मुख्यतः गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक में अपने 20 साल के कार्यकाल के लिए जाने जाते हैं। उनकी नियुक्ति 20 के बाद अल्फ़ाबेट बोर्ड में पहला बदलाव है, जब गूगल के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एरिक स्मिथ चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। गुजरात और राजस्थान में कनेक्टिविटी प्रदान करने और गतिशीलता में सुधार करने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा किस रेल लाइन की मंजूरी दी गई है? देखिए, गुजरात और राजस्थान में कनेक्टिविटी मतलब गुजरात और राजस्थान को दोनों को जोड़ने के लिए और गतिशीलता में सुधार के लिए जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने किस रेलवे लाइन की मंजूरी दी है? तो ये आपका तिरंगा हिल अंबाजी अबू रोड रेलवे लाइन, तिरंगा हिल अंबाजी अबू रोड रेलवे लाइन। 13 जुलाई 22 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कनेक्टिविटी प्रदान करने और गतिशीलता में सुधार के लिए गुजरात और राजस्थान में तिरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन की मंजूरी दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2798 करोड़ रुपये से अधिक और इसे 26-27 तक पूरा किया जाएगा। इस नई रेल लाइन की कुल लंबाई 116 किलोमीटर से अधिक होगी। इसमें अंबाजी शक्तिपीठ और अजितनाथ जैन मंदिर से संपर्क बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 22 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो KVIC है, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? आपको पता होगा दोस्तों कि लास्ट ईयर जो 2022 में इसी जुलाई के आसपास जो पहले विनय कुमार सक्सेना थे, विनय कुमार सक्सेना खादी ग्रामोद्योग जो विभाग है, आयोग है, इसके वो चेयरमैन थे, लेकिन उनको क्या बनाया गया? दिल्ली का वाइस चांसलर बनाया गया था, मतलब उपराज्यपाल बनाया गया था। उसके बाद जो है ये पोस्ट खाली था, तो अब किसको KVIC का अध्यक्ष किसके बनाया गया? तो मनोज कुमार को, याद रखिएगा मनोज कुमार। मनोज कुमार ने जुलाई 22 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण किया। उन्होंने विनय कुमार सक्सेना का स्थान लिया है, जिन्होंने 23 मई को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। यही विनय कुमार सक्सेना पहले थे इसके अध्यक्ष, तो उसको दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया है। मनोज कुमार पहले विशेषज्ञ सदस्य के रूप में KVIC का हिस्सा थे। KVIC ग्रामीण क्षेत्रों में खादी को विकसित करने उद्देश्य से संसद अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय है। टाइम पत्रिका ने किस भारतीय शहर को 2022 के विश्व सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में शामिल किया है? टाइम पत्रिका ने मतलब भारतीय वह कौन सा शहर है जिसको विश्व का जो है सर्वश्रेष्ठ स्थानों में शामिल किया है? तो ये है आपका अहमदाबाद शहर और केरल राज्य को टाइम पत्रिका ने 22 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में शामिल किया है। अहमदाबाद शहर और केरल से दोनों राज्य को दोस्तों, अहमदाबाद और केरल राज्य को उन्हें घूमने फिरने पर्यटन 50 असाधारण स्थलों में सूचीबद्ध किया है। सूची में अन्य स्थानों में रास अल खेमा UAE है, पार्क सिटी उटाहा है, सियोल है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करता है। इसमें पूछा है कि भारत के रैंक क्या है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, तो इसमें भारत का रैंक है दोस्तों 135 और इसको जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसको जारी करता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दावोस स्विट्जरलैंड। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 22 में कुल 146 देशों में भारत 135वें स्थान पर है, मतलब हमारा प्रदर्शन बहुत खराब है। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 13 जुलाई 22 को जारी किया गया था। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको यही है कि पहला कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है और भारत का रैंक इसमें 135 रहा है। बस 2 क्वेश्चन ध्यान रखिए। आइसलैंड वर्ष 22 के लिए सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 2021 में भारत सूचकांक पर कुल 156 देशों में 140 स्थान पर 2021 का हटाइए। यह सूचकांक पहली बार 2006 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह लैंगिक समानता को मापने के लिए बनाया गया एक सूचकांक है। जेंडर इक्वालिटी मतलब मेल और फीमेल के बीच में कितना इक्वालिटी है उसको यह मापने के लिए एक बनाया हुआ इंडेक्स है। ऑल राइट, 2 क्वेश्चन ही ध्यान रखिए दोस्तों। एक पहला तो ये कि जारी कौन करता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है और इसमें इंडिया का रैंक कितना है? तो 135 है। ऑल राइट, मोर देन सफिशिएंट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि जैसे वर्ल्ड बैंक है आपका, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है और भी कई सारे जो UNDP है, जो बहुत सारी जो संस्थाएं हैं जो कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करती है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो रहता ही है। तो देखिए हमसे पूछा है कि विश्व बैंक कौन सा रिपोर्ट जारी नहीं करता है,
तो विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है, मानव विकास रिपोर्ट ये नहीं जारी करता है, व्यापार करने में आसानी ये भी जारी करता है, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं ये भी जारी करता है। तो सेकंड आंसर हमारा करेक्ट हो गया, मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट जो SDR है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एक वार्षिक मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये इसको जारी करता है, रिपोर्ट कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत 189 देशों और क्षेत्रों में 131वें स्थान पर था। नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा था 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा प्रौद्योगिकी में हाल की प्रगति के संदर्भ में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। देखिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी हाल ही में ये मतलब टेक्नोलॉजी जो है इसका कह सकते हैं प्रोग्रेस हुआ है। इसका हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो कार्यात्मक भ्रूण के में स्टेम कोशिकाओं का विकास करने के लिए, HIV की प्रतिकृति की प्रभावी ढंग से दबाता है और HIV की संरचना के जोखिम को कम करता है, हार्मोन प्रतिस्थापन उपचार, कैंसर का उपचार। तो बिल्कुल सही बात है आपका HIV। रेट्रोवायरल जब भी आ जाए तो आपका HIV ही जाएगा, क्योंकि रेट्रोवायरस फैमिली का ये जो है आपका HIV वायरस है दोस्तों, उसका जो वायरस का फैमिली है रेट्रोवायरस है, तो यही होगा HIV। देखिए भारत जो है HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को दी जाने वाली ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में इस्तेमाल होने वाली डोलिट्रेवर और नेपीरिबन दवाओं की कमी का सामना कर रहा है। जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है जो HIV डिजीज पेशेंट को दिया जाता है, उसमें जो कौन सा मेडिसिन है आपका डोलट्रेग्रीवर और नेविरियन दवाओं की कमी का सामना कर रहा है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यह दैनिक दवाओं का एक संयोजन है जो वायरस को प्रजनन करने से रोकता है, वायरस का जो और मतलब रेप्लिकेशन हो उसको ये रोकता है। थेरेपी CD4 कोशिकाओं की रक्षा करने में मदद करती है और इस प्रकार रोग से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली का पर्याप्त मौजूद करती है। यह HIV के संचरण के जोखिम को कम करने के अलावा एड्स में होने वाली स्थितियों को एक स्पेक्ट्रम में इसकी प्रगति को रोकने में मदद करता है। ART का उद्देश्य HIV की प्रतिकृति को कम करना और वायरल लोड को ज्ञानी स्तर पर लाना है। यह HIV संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर और बीमारी को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 क्रिकेट महिला वनडे विश्व कप, महिला वनडे विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो 2025 में भारत करेगा। 2025 में कौन करेगा महिला वनडे विश्व कप का, तो इंडिया करेगा। हाल ही में जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, हाल ही में न्यूजीलैंड में हुआ था और जीता था कौन, ऑस्ट्रेलिया जीता था। 2025 महिला वनडे विश्व कप कब भारत में आयोजित किया जाएगा, जबकि 2024 का T20 विश्व कप बांग्लादेश और 2027 की महिला चैंपियनशिप श्रृंखला में आयोजित होगी। 2024 का जो T20 विश्व कप है बांग्लादेश में, याद रखिएगा 2024 का में महिला T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश में होगा। और हाल ही में जो महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो इंग्लैंड जीता है, किसको हराकर, पाकिस्तान को, नल्ला पाकिस्तान को हराकर। ICC मुख्यालय दुबई संयुक्त अमीरात में स्थित और वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बर्कले है। ICC का हेडक्वार्टर आपका ये दुबई में है और दुबई UAE में है और इसका अध्यक्ष कौन है, तो ग्रेग बर्कले। BCCI का चेयरमैन आपसे पूछ सकता है तो रोजर विन्नी है और इंडिया का कोच कौन है दोस्तों, राहुल द्रविड़ है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल जो टाइगर डे हम किस दिन को मनाते हैं, तो 29 जुलाई। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, 29 जुलाई को इंटरनेशनल बाघ डे मनाते हैं, टाइगर डे मनाते हैं। दुनिया भर में बाघों के सामने आने वाली खतरों और समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मान्यता देने का निर्णय 2010 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में लिया गया था। विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार दुनिया भर में केवल 3900 जंगली बाघ मौजूद हैं। 1973 में बाघों को बचाने के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। ओके, देखिए 1973 में बाघों को बचाने के लिए भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था 1973 में। विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन था दोस्तों जो आपके एग्जाम में जरूर है कि इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये अगस्त 2022 का करंट अफेयर्स है। इससे पहले हमने जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक का वीडियो आपको अपलोड कर चुका है, दिए हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होगा, आप जाके उसको देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही आपके लिए इन समय बेटर रहेगा। ओके दोस्तों, कोई क्वेरी हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर अपनी राय बताइएगा, हमको फीडबैक दीजिएगा, ताकि हमें और कहीं भी इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता होगी तो हम उस पर जरूर फोकस करेंगे। और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि समय समय पर कोई भी आपका अपडेट आते रहता है BPSC, तो वो भी हम समय समय पर आपको बताते हैं। ओके दोस्तों, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए दोस्तों हमारा वीडियो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों उसको बनाने में और थोड़ा बहुत तो आपको अप्रिसिएशन करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।